वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेशियो एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चंस की। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं और इन क्वेश्चंस के थ्रू हमें समझ में भी आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। Which of the following items is not taken into account while computing करंट रेशियो? अब बताइए इसमें से कौन सी आइटम्स हैं जो हम करंट रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो हम यूज नहीं करते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री डेटर्स, फर्नीचर या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट। बहुत ही सिंपल है। आपने करंट रेशियो कैलकुलेट किया होगा और या फिर आपने कभी ना कभी तो पढ़ा होगा, तो आपको इसका फॉर्मूला पता होगा करंट रेशियो का। बताइए। देखिए करंट रेशियो का फॉर्मूला, करंट रेशियो क्या होता है? करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब आप इजीली आंसर कर सकते हैं। देखिए करंट लायबिलिटीज का ये है करंट लायबिलिटीज, ये है करंट असेट्स, करंट लायबिलिटीज। लेकिन ये क्या है? फिक्स्ड असेट्स। फिक्स असेट्स तो इसमें नहीं आती है, इसलिए ऑप्शन सी राइट होगा। फर्नीचर इसके अंदर हम कैलकुलेट नहीं करते हैं जब भी हम करंट रेशियो को कैलकुलेट करते हैं तो। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिवरेज रेशियो? बताइए लिवरेज रेशियो क्या है? डेट इक्विटी रेशियो है, करंट रेशियो है, ऑपरेटिंग रेशियो है, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है। बताइए। देखिए यहाँ पर इसका जो आंसर होगा, लिवरेज रेशियो जो होता है वो हमारा डेट इक्विटी के पोर्शंस को बताता है कि हमारी यहाँ पे पोजीशन किस तरह की है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट, ए राइट आंसर होगा। डेट इक्विटी रेशियो, इस रेशियो को डेट इक्विटी रेशियो के नाम से भी जानते हैं। अब इसका फॉर्मूला आप लिख लीजिए। देखिए जब भी हम लिवरेज रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेट, इसका फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेट अपॉन इक्विटी या फिर शेयर होल्डर फंड्स। ठीक है, इक्विटी कर लीजिए, इक्विटी फंड या फिर शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, और अगर इसका आइडियल रेशियो की बात करें, लिवरेज रेशियो का आइडियल रेशियो क्या है तो वो भी नोट कर लीजिए। वो है हमारा 2:1। ठीक है, 2:1 है इसका रेशियो। नेक्स्ट आते हैं। अब थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, तो देखिए आप पहले मैं इसको जूम कर देती हूँ, शायद आपको नहीं दिखाई देगा। देखिए, कंसिडर द स्टेटमेंट। असर्शन है रेशियो एनालिसिस इज एन इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ जजिंग द फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ अ कंपनी। रीजन इसका दे रखा है, रेशियो एनालिसिस इज द ओनली गाइड टू एन इन्वेस्टर फॉर डिसाइडिंग अबाउट इन्वेस्टिंग और नॉट इन्वेस्टिंग इन द कंपनी। पहले तो ये बोल रहा है कि रेशियो एनालिसिस एक इम्पॉर्टेंट टूल है जिससे हम फाइनेंशियल साउंडनेस को जज करते हैं। फिर दूसरा बता रहा है रेशियो एनालिसिस सिर्फ केवल एक टूल है, क्योंकि हमें लिखा है ओनली गाइड, सिर्फ एक ऐसा गाइड है जो कि इन्वेस्टर को बताता है कि उसको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। बताइए क्या आपको सही लगता है? पहले आप ये देख लीजिए, फिर मैं आपको इसके ऑप्शंस दिखा देती हूँ। हो गया? देखिए हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी, एक बार ऑप्शंस देख लीजिए। बोथ ए बी आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर है बोथ ए बी आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन इसका हाइड हो गया है, आप यहाँ पे देख लीजिए हिंदी में। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ये है इसका। बताइए क्या होगा आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर?
देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि देखिए फर्स्ट यहाँ पर ए में क्या कहा था कि जो रेशियो है हमारा वो हमारा एक टूल है जिससे हमें फाइनेंशियल साउंडनेस पता चलती है, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। लेकिन इन्होंने बी में क्या कह दिया कि ये सिर्फ ओनली टूल है, यानी कि सिर्फ यही है जिसके थ्रू एक इन्वेस्टर पता कर सकता है कि हम इसमें इन्वेस्ट करें या ना करें। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, इन्वेस्टर के पास तो और भी बहुत सारे तरीके हैं ये पता करने के कि उसको इन्वेस्ट करना है या नहीं, और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। सिर्फ यही एक टूल नहीं है जिसके बेसिस पर वो फाइंड आउट करेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ए सही है लेकिन आर हमारा फॉल्स है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए, नहीं तो इसको फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन मुझे लगता है सबको ये क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ओनली दे दिया। अगर ओनली नहीं देते तो हमारा ये आर वाला ऑप्शन भी सही होता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, the current ratio of a firm is 2:1. Which one of the following suggestion would improve the ratio? करंट रेशियो 2:1 है। अब कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे हम कह सकते हैं कि ये हमारे अनुपात को सही बनाएगा, ठीक है, इम्प्रूव करेगा। टू पे अ करंट लाइबिलिटी, टू बोरो मनी फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑन एन इंटरेस्ट बियरिंग इन प्रोमिसरी नोट, to purchase goods for cash, to give an interest bearing promissory note to a creditor in payment of the full amount due to him। बताइए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन और इम्प्रूव करने की बात करें, वैसे तो देखिए 2:1 है तो ये आइडियल रेशियो है, करंट रेशियो आइडियल है। 2:1 अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर और अच्छी इम्प्रूव करने की बात की जा रही है तो सबसे बेहतर तरीका है ए, टू पे अ करंट लाइबिलिटी। क्योंकि अगर हम करंट लाइबिलिटी को पे करेंगे तो उसके कंपैरिजन में करंट असेट्स हमारी बढ़ेंगी, और अगर हमारी करंट असेट्स बढ़ेंगी तो ये हमारा रेशियो 2:1 से शायद 3:1 या 4:1 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वैसे 2:1 भी हमारा बेस्ट है, लेकिन ये और इम्प्रूव करने की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो इज करंट असेट्स, करंट लाइबिलिटीज, क्विक असेट्स, करंट लाइबिलिटीज, टोटल असेट्स, टोटल लाइबिलिटीज, या फिर फिक्स असेट्स, फिक्स लाइबिलिटीज। बताइए एसिड टेस्ट रेशियो क्या होता है। देखिए यहाँ पर एसिड टेस्ट की बात करें तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, क्विक असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। अब क्विक असेट्स क्या होती हैं तो ये देख लीजिए, लिख लीजिए। क्विक असेट्स हमारी होती हैं ऑल असेट्स, जितनी भी असेट्स है उसमें से अगर हम जो ऑल असेट्स का मतलब यहाँ पर करंट असेट्स है, फिक्स असेट्स मत ले लेना। करंट असेट्स में अगर हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, अगर हम करंट असेट्स में से स्टॉक को माइनस कर दें और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर दें तो हमारा क्विक असेट्स निकल कर आ जाएगी। और फिर इस क्विक असेट्स में से अगर हम डिवाइड कर दें करंट लाइबिलिटीज को तो हमारा एसिड टेस्ट रेशियो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला। अब एसिड टेस्ट रेशियो का कभी कभी आइडियल रेशियो भी पूछ लिया जाता है, तो ये है 1:1 आइडियल रेशियो है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट है, liquid assets are equal to value of all current assets, sum of cash and bank balances, current assets less inventories, या फिर current assets less inventories and prepaid expenses। बताइए लिक्विड असेट्स हमारी किसके इक्वल होती है।
बहुत सिंपल है, आप इजीली आंसर कर सकते हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया था। देखिए मैंने अभी आपको बताया था क्विक असेट्स, ठीक है, और लिक्विड असेट्स दोनों सेम है। लिक्विड असेट्स हम कैसे निकालेंगे, जब हमारी जो करंट असेट्स हैं उसमें से अगर हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस ये माइनस कर देते हैं तो हमारे क्या निकल कर आ जाएगी, ये निकल कर आ जाएगी हमारी लिक्विड असेट्स। ठीक है, लिक्विड असेट्स क्या होती है, करंट असेट्स माइनस स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारी लिक्विड असेट्स इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है द करंट रेशियो इज रेशियो बिटवीन। अब करंट रेशियो है किसके बीच का, करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, लिक्विड असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, डेट्स एंड इक्विटी, या फिर फिक्स असेट्स एंड सेल्स। बहुत सिंपल है, जल्दी करिए आंसर। करंट असेट्स इज द रेशियो बिटवीन करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। ठीक है, और जल्दी से इसका आइडियल रेशियो बताइए क्या है, करंट रेशियो का आइडियल रेशियो अभी अभी मैंने आपको बताया था 2:1। ठीक है, 2:1 इसका आइडियल रेशियो है, यानी कि अगर ये रेशियो है तो कंपनी अच्छी मानी जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स विल नॉट अफेक्ट द करंट रेशियो। अब इसमें से कौन सा ट्रांजेक्शन है जो कि हमारे करंट रेशियो को अफेक्ट नहीं करेगा। ए है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, कैश सेल ऑफ एन ओल्ड मोटर कार, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इन लिeu ऑफ सम मशीनरी, और कैश परचेज ऑफ अ मशीन। बताइए। बताइए क्या होगा आंसर। देखिए यहाँ पर क्रेडिट परचेज हो रही है, परचेज ऑफ गुड्स, तो यहाँ पे क्रेडिटर्स हमारे क्या हैं, क्रेडिट परचेज है, सॉरी डेटर्स हमारे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो अफेक्ट हो रहा है। फिर कैश सेल ऑफ एन ओल्ड कार, इससे भी अफेक्ट होगा। फिर है कैश परचेज ऑफ अ मशीनरी, यहाँ पर हमारा कैश जा रहा है तो ये भी अफेक्ट हो रहा है। किससे अफेक्ट नहीं होगा, ऑप्शन सी है, जब हम इक्विटी शेयर यहाँ पे इश्यू कर रहे हैं कुछ मशीन के बदले में, तो यहाँ पर क्या है, हमारा कैपिटल नेचर की चीजें हैं ये सारी, तो इससे हमारा जो करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज है इससे कोई असर नहीं पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। होप यहाँ पर अब तक के जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं आपको अब तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है तो प्लीज यहाँ पे नंबर आप नीचे मेंशन कर दीजिए, हम डाउट जो हमारी शॉर्ट वीडियो होती है उसमें हम डिस्कस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर आप उन शॉर्ट वीडियोस को देखेंगे तो आप इजिली पूरे क्वेश्चंस ना देखकर सिर्फ उस पर्टिकुलर एक क्वेश्चन को देखकर अपना कम टाइम में उस डाउट को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, इन केस net sale is a year is rupees 2 lakh and the amount of debtor is rupees 40,000, the average collection period will be 60 days, 45 days, 73 days या फिर 75 days। बताइए, आपको इसके लिए एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। और यहाँ पे नेट सेल की बात की जा रही है तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो भी आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं, तभी आप एवरेज कलेक्शन पीरियड भी निकाल पाएंगे। देखिए अगर अभी तक आपने ये सारे फॉर्मूलेस नहीं देखे हैं तो मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ, उसके साथ साथ आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और प्लीज इनका रिवीजन कीजिए, क्योंकि इन क्वेश्चंस में छोटी छोटी कैलकुलेशंस होती हैं तो आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाएंगे ये क्वेश्चंस, क्योंकि अब मोस्टली जो
पैटर्न आ रहा है एग्जाम में वो थोड़ा टिपिकल करते जा रहे हैं। और टिपिकल अब और कॉमर्स में ज्यादा लंबी कैलकुलेशंस तो दे नहीं सकते, तो वो इस तरह के क्वेश्चन ही देंगे आपको। देखिए डेटर टर्नओवर रेशियो, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, टर्नओवर रेशियो DTR, इसका फॉर्मूला क्या होता है, नेट सेल अपॉन जो भी डेटर्स की अमाउंट है, यानी कि नीचे लिख लीजिए डेटर अमाउंट। अब नेट सेल यहाँ पर कितनी आ रही है, 2 लाख, ठीक है, और डेटर अमाउंट कितना है, 40,000। अब इसको आप यहाँ पे काटेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, 5। अब 5 क्या था आपका, DTR निकल कर आ गया। अब एवरेज कलेक्शन पीरियड आपका फॉर्मूला लगाइए, एवरेज कलेक्शन पीरियड, ठीक है, क्योंकि सेल करी है तो कलेक्शन चाहिए, ठीक है, और अगर आपने परचेस करी होती तो पेबल चाहिए होता। अब यहाँ पे एवरेज कलेक्शन पीरियड, दोनों का फॉर्मूला सेम है। अगर कलेक्शन कर रहे हैं तो DTR आप नीचे लिखेंगे, और अगर आप यहाँ पर कलेक्शन की जगह पेबल कर रहे हैं तो आप CTR लिखेंगे, यानी कि क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऊपर लिखते हैं डेज, टोटल डेज, मंथ ईयर में कितने डेज होते हैं तो 365 होते हैं, और यहाँ पे DTR नीचे लिखते हैं तो ये 5 हो गया। अब 5 से 365 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आपका टोटल कितना निकल कर आ जाएगा, 73 डेज। तो यहाँ पर आपका जो एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है, 73 डेज, यानी कि 73 डेज में आपको ये अमाउंट आपका वापस मिल जाएगा जो भी आपने नेट सेल करी है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन C राइट है, ठीक है। नेक्स्ट है, the more accurate guide to liquidity of a firm is provided by the current ratio, the quick ratio, the receivable turnover ratio, and the last one is the inventory turnover ratio। बताइए। लिक्विडिटी के लिए आपको मोर एक्यूरेट गाइड क्या लगती है? देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें मोर एक्यूरेट की, तो मोर एक्यूरेट बी ऑप्शन होगा, क्योंकि ये 1 महीने के लिए चेक की जाती है तो हमें जल्द पता चल जाएगा। लेकिन अगर हम ईयरली करें तो ईयरली के बेसिस पर हमारी करंट रेशियो सही रहेगा। लेकिन यहाँ पे मोर पूछा है तो हम 1 मंथ में ही पता लगा सकते हैं। तो क्विक रेशियो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। क्विक रेशियो क्या होता है यहाँ पे, क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। क्विक असेट्स क्या होता है वो आपको मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। करंट असेट्स में जब आप स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं तो आपका क्विक असेट्स निकल कर आ जाता है, और जब उसमें आप डिवाइड करते हैं करंट लायबिलिटीज तो आपका क्विक रेशियो निकल कर आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट है, ठीक है, क्योंकि ये 1 मंथ में आपको बता देगा। अब नेक्स्ट देखिए, you are given the following items: bills receivable, investment, debtors और accrued interest. Which of the following arrangements in order of liquidity is correct? बताइए। ऑर्डर बनाना है आपको लिक्विडिटी के बेसिस पर। देखिए सबसे पहले जो लिक्विडेट होगी चीजें वो क्या होंगी, हमारी इन्वेस्टमेंट, यानी कि बी आ जाएगा ऑप्शन। इन्वेस्टमेंट के बाद किसका नंबर आता है हमारा, फिर आता है हमारा बिल्स रिसीवेबल का, यानी कि ए। बिल्स रिसीवेबल के बाद आएगा, हम जिसको लिक्विडेट कर पाएंगे वो है हमारा एक्रूड इंटरेस्ट, यानी कि डी। और फिर सबसे लास्ट में आते हैं हमारे डेटर्स, क्योंकि डेटर्स का कोई भरोसा नहीं है वो कब हमें पैसा दें, ठीक है। तो इसको इसलिए हमने लास्ट में रखा है। सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट को अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है उससे हम अपना पैसा निकालने की कोशिश करेंगे, इसलिए बी है ये पॉइंट सबसे फर्स्ट पे। तो BADC ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब इसमें से कौन सा हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का पार्ट नहीं है, ऑपरेटिंग रेशियो, रेशियो ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, या फिर ग्रॉस मार्जिन सेल्स रेशियो। बताइए।
देखिए प्रॉफिटेबिलिटी बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर हम ऑपरेटिंग चीज़ों को भी देखेंगे कि हमारा ऑपरेटिंग रेशो यानी हमारा ऑपरेशन किस तरह से वर्क कर रहा है, कितने टाइम पीरियड में होता है और हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, हमारा ग्रॉस मार्जिन कितना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी हेल्प कर रही हैं हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट करने में। लेकिन एक इन्वेंट्री ऐसी चीज़ है जो कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में कोई भी हेल्प नहीं करती है, ये बिल्कुल बाहर है प्रॉफिटेबिलिटी से। इसलिए हमारा जो आंसर होगा इसका सी होगा। इस अनुपात के द्वारा हम सिर्फ सामग्री हमारी कितनी मूवेबल है, यानी कि हमारा जो इन्वेंट्री है वो कितनी वर्क में है, हम उसका साइकिल कितना है इन्वेंट्री को यूज़ करने का, सिर्फ हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी कितने टाइम में इन्वेंट्री ख़त्म हो जाती है, कितना टाइम पीरियड लगता है हम उसको बाहर से मंगाने में। ये सारी चीज़ें हमारी हेल्प करती हैं इन्वेंट्री टर्नओवर को कैलकुलेट करने में, ना कि प्रॉफिटेबिलिटी में कोई भी हेल्प करेंगी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, you wish to invest a large money in a company for a long term. Which of the following ratio will be most appropriate for you to reach a decision? बताइए। टोटल डेट्स अपॉन नेट वर्थ, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन टोटल कैपिटलाइजेशन, टोटल डेट अपॉन टोटल इक्विटी शेयर्स होल्डिंग, और फोर्थ है हमारा सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टोटल सेल्स। बताइए। अगर आप लार्ज अमाउंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा? देखिए इसमें साफ दे रखा है लॉन्ग टाइम में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, लार्ज अमाउंट के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट अपॉन टोटल कैपिटलाइजेशन आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसके बेसिस पर ही आप ये निर्णय ले सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में आपको जो भी आप अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर आपका कितना विनियोग निकलेगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट है। टोटल डेट और सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये सब आपको लॉन्ग टर्म के लिए हेल्प नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, if total sale is rupees 1 lakh, cash sales including in total sales is rupees 20,000 and sales return rupees 7,000, total debtors for sale on 31st March 1993 rupees 9,000 and bill receivable on 31st March 1993 rupees 2,000, the average collection period for the year 1992 to 1993 will be। क्या होगा, यानी कि एवरेज कलेक्शन पीरियड आपको निकालना है। थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन भी करनी है। पहले तो आप ये निकाल लीजिए सेल इसकी। टोटल सेल थी आपकी, डीटीआर कैसे निकालते थे टोटल सेल से? तो देखिए टोटल सेल कितनी है यहाँ पे आपकी 9,000 है, जिसमें आपको रिटर्न कितना करना करा गया है यहाँ पे 7,000, तो यहाँ पे आप 7,000 माइनस कर दीजिए। ठीक है, और आपका यहाँ पर जो है सेल वो कितनी है 1 लाख, और कैश सेल्स इंक्लूडिंग टोटल सेल्स रुपी 20,000। ओके, और 19,000 के बिल्स हैं, 9,000 के, ये तो हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपको नीचे 1 लाख लिखना होगा, लेकिन इसमें आपको क्या माइनस करना होगा, इसमें आपको ये चलिए डायरेक्ट ही सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि आपको डायरेक्ट दिया हुआ है। ये 9,000 है, और यहाँ पर देखिए 2,000 क्या दे रखा है इन्होंने, इतने रुपीस रिसीव किए हैं, तो ये 2,000 यहीं पर आ गए, ऐड कर दिए हमने, और नीचे लिख दिया हमने 1 लाख, क्योंकि ये सेल है इनकी। अब इस सेल में से आपको क्या क्या माइनस करना पड़ेगा, आपको टोटल सेल्स और साथ में इन्होंने जो भी रिटर्न है वो आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया 27,000। इस 27,000 को आप इसमें माइनस करेंगे तो आपका कितना निकल कर आ जाएगा 90, ऊपर हो गया आपका 9,000, 90 नहीं है ये 9,000 है, तो ये हो गया 11,000, और ये इसको आप इसमें माइनस करेंगे तो ये हो गया आपका 73,000। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए 365 डेज से। जब आप इसको 365 डेज से माइनस कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये आपका जो आंसर निकल कर आ जाएगा, ये आएगा आपका
365 ये होगा आपका 5, ये से करा ये हो गया 5, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 55 डेज। यहाँ पर आपका जो एवरेज कलेक्शन पीरियड है वो है आपका 55 डेज। ये क्वेश्चन में कैलकुलेशन आप खुद से करिएगा, मैंने आपको शॉर्ट में सारी कैलकुलेशन कर दी है। जो स्टार्टिंग में एवरेज कलेक्शन पीरियड का क्वेश्चन कराया था उससे उसके साथ करिएगा इन दोनों क्वेश्चंस को, नहीं आएगा तो हम फिर से कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, if average collection period is rupees 15 days and average amount accounts receivable is rupees 14,500, what will be the total annual credit sales? इस टाइम है आपके पास, सॉल्व करिए। देखिए हमें एवरेज कलेक्शन पीरियड, ये हमारा फॉर्मूला हमें इसको पता हुआ, ये क्या है हमारा एवरेज रिसीवेबल्स होता है और नीचे आ जाएगा हमारा टोटल क्रेडिट सेल्स। टोटल क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय कितना होगा 360, ठीक है। अब देखिए एसीपी हमें पता है 15 है और एवरेज रिसीवेबल्स हमें पता है कितनी है 45,000 है, और ये हमें पता है हमारे टोटल उधार सेल्स। टोटल उधार सेल्स हमें नहीं पता है, हमें पता है यहाँ पे 360 डेज आएगा। तो देखिए हम यहाँ पर टोटल उधार सेल्स जो है वो बाहर ले आएंगे, ठीक है। ये हमें नहीं पता है तो 365 हम जो 360 था वो हमने नीचे ले आए, और सॉरी ये यहाँ पे रहेगा, और जो 15 हमारा यहाँ था एवरेज कलेक्शन पीरियड ये हमारे पास गिवन था तो हम इसे नीचे ले आएंगे। अब हम इसको इससे काट देंगे, इसको अगर हम इससे काटेंगे और फिर जो हमारा आंसर निकल कर आएगा 45,000 से उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा। चलिए आप सॉल्व करिए कितना आता है। 15 से 360 को काटिए। ट्वेंटी फोर आया। अब 24 में 45 डिवाइड कर दीजिए, वो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा। देखिए ये निकल कर आया है हमारा 10,80,000, ठीक है। ये ऑप्शन ए यहाँ पर दिया हुआ है 10,80,000, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। एक बार फिर से आप करिएगा। क्वेश्चन आपको कैसे लगे, आज इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कुछ और क्वेश्चन इस चैप्टर के रह गए हैं, हम फिर से करेंगे अगर आप चाहते हैं तो और भी ज्यादा। तो स्टार्ट करते वो सॉरी यहाँ पर हम इस वीडियो को फिनिश करते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।